तो चलिए हम देखते हैं निबंध शब्द का। निबंध, इसको दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं शब्दों का बंध, शब्दों का बंधन। शब्दों से किसी के बारे में जिक्र किया जाए, शब्दों से किसी के बारे में नोटिस किया जाए तो वह समझिए क्या है, निबंध है। अगर हम शब्दों के जरिए किसी चीजों को बांध रहे हैं तो वह क्या है, निबंध है। और अब आप लोगों को निबंध शब्द का अर्थ मैंने जो समझाया अपनी भाषा में, शब्दों का बंधन। तो अब निबंध के बारे में देखते हैं कि निबंध क्या होता है। तो मालूम चलता है कि निबंध की भाषा सरल, मतलब सरल भाषा, सरल भाषा और प्लस में सुव्यवस्थित ढंग। ओके, तो हम बोल रहे थे कि निबंध क्या होता है, तो सरल भाषा और सुव्यवस्थित ढंग। अगर भाषा सरल हो हमारी और सुव्यवस्थित ढंग हो, साथ में शब्दों का बंधन हो, तो क्या बन जाता है, निबंध बन जाता है। जैसा अगर किसी शब्द के ऊपर लिखना चालू करते, जैसे हमारी हमारा प्रिय पुस्तक, हमारा प्रिय पुस्तक, अगर इस शब्द के ऊपर, अगर इसके ऊपर हमें लेख लिखना हो, निबंध लिखना हो, तो सबसे पहला लाइन हम क्या लिखेंगे, तो हमारा प्रिय पुस्तक में अगर जब हमें लेख लिखना होगा, निबंध लिखना होगा, तो हम दो वर्डों को चुनेंगे, एक तो प्रिय, दूसरा पुस्तक। इनमें से किसी के ऊपर पहले जिक्र करना होगा हमें। जैसा कि अगर हमारा प्रिय पुस्तक के ऊपर अगर हमें लेख लिखना हो तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे कि सबकी अपनी अपनी पसंद है, सभी की अपनी अपनी पसंद होती है और अपनी अपनी रुचि होती है, रुचि में विभिन्नताएं होती है। मतलब हम सबसे पहले किस शब्द का व्याख्या कर रहे हैं, प्रिय शब्द का व्याख्या कर रहे हैं, और तब जाकर हम पुस्तक शब्द का व्याख्या करेंगे, तब फिर अपने बारे में जिक्र करेंगे, यह हमारा प्रिय पुस्तक है। उसी प्रकार से निबंध जो है, निबंध में बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना होता है कि हम किस प्रकार से निबंध को लिखें, ताकि निबंध जब सामने वाला के पास जाए तो अपनी संदेश को छोड़ पाए। निबंध क्या है, एक प्रकार का यह संदेश है जो उसके बारे में हम जिस वस्तु के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में, जिस चीज के ऊपर हम लिख रहे हैं उसके बारे में उस तक हमारी संदेश पहुंचे, लोगों तक हमारी शब्द जा सके। तो अब निबंध के प्रकार को समझेंगे। निबंध क्या है, शब्दों का बंधन। कैसा बंधन, जिसमें भाषा सरल हो और ढंग सुव्यवस्थित हो। जब ऐसा होगा तो उसे कहेंगे क्या, कि वह निबंध है। और जैसा कि निबंध में अभी हमने बताया, हमारा प्रिय पुस्तक, हमारा प्रिय पुस्तक शब्द में सबसे पहले हम प्रिय शब्द की व्याख्या करेंगे और तब फिर पुस्तक की। जैसा कि मैं 4 लाइन पढ़ता हूं, हमारा प्रिय पुस्तक शब्द पर लेख, सभी की अपनी अपनी रुचि होती है और रुचियों में विभिन्नताएं होती है। हमारी स्वाभाविकता है कि हम अलग अलग पसंद को करते हैं, चाहे वह पसंद भोजन का हो, वस्त्र का हो या पुस्तकों का हो। की व्याख्या किया। अब हम जाएंगे पुस्तक के ऊपर। पुस्तक के ऊपर बोलेंगे कि पुस्तकों में प्रियता केवल उसके दिखावे के ऊपर नहीं चुनी जाती, बल्कि पुस्तकों में प्रियता उसकी शब्दों के, उसके अर्थों के और उसके द्वारा दिए गए संदेश के ऊपर जानी चाहिए। अब हम पुस्तक की व्याख्या करेंगे 4-5 शब्दों में, तब जाकर जिक्र करेंगे हमारा प्रिय पुस्तक रामायण है, जो कि रामचरितमानस से विख्यात है। इसके लेखक तुलसीदास जी थे। तुलसीदास जी बहुत बड़े महान लेखक रहे हैं। तब जाकर हमारा पुस्तक पर जो लेख होगा हमारा सही होगा, सुटेबल होगा। तो कहने का तात्पर्य ये था हमारा कि जब हम लोग निबंध लिखेंगे तो केवल उसके बारे में जिक्र कर देना बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग को निबंध को समझना होगा कि निबंध किस प्रकार से लिखना है और निबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी हमने निबंध के प्रकारों को समझा है। अभी हमने निबंध क्या होता है इसको समझा है। अब मैं निबंध के प्रकारों को बताऊंगा। निबंध 3 प्रकार के होता है। निबंध कितने प्रकार के होते हैं? निबंध के 3 प्रकार हैं।
निबंध के कितने प्रकार हैं? टाइप कीजिए अगर आप सुन रहे हैं हमारी आवाज तो। वर्णनात्मक, वर्णात्मक, एक होगा विवरण, विवरणात्मक, और उसके बाद होगा विचारात्मक। वर्णात्मक, विवरणात्मक और विचारात्मक, 3 प्रकार के निबंध होंगे। वर्णात्मक क्या होगा? वर्णात्मक की 2 एग्जाम्पल्स क्या होंगे, नोटिस कीजिएगा आप लोग। प्राकृतिक या मानव द्वारा बनाई गई किसी वस्तु, प्रकृति या मानव द्वारा बनाई गई किसी वस्तु को आंखों देखी हाल पर लिखा जाने वाला निबंध। प्राकृतिक या मानव निर्मित, दोनों ही प्रकार के वस्तु का आंखों देखा हाल, आंखों देखा हाल पर लिखा जाने वाला ना निबंध, जैसा गाय, रेलगाड़ी, इस प्रकार से 2 उदाहरण आप लोग भी दीजिए, चैट पर लिखिए हिमांशु। फिर से मैं बोल रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। वर्णनात्मक निबंध किसे कहते हैं? प्राकृतिक या मानव निर्मित, प्राकृतिक या मानव निर्मित बनाए गए वस्तुओं का आंखों देखा हाल की प्रस्तुतिकरण जब निबंध के रूप में होता है तो वर्णनात्मक निबंध कहलाता है। जैसा कि गाय, रेलगाड़ी, और 2 उदाहरण आप दे दीजिए। गिव मी 2 एग्जांपल्स। बुक्स, बिल्कुल सही, पुस्तकों के ऊपर, क्योंकि पुस्तकों को हमने देखा है और यह मानव निर्मित है, सही है। और उससे पहले आया था शायद एरोप्लेन, वो भी सही है, बिल्कुल सही। तो अब आप लोग वर्णनात्मक समझे होंगे, अब हमको समझना है विवरणात्मक। विवरणात्मक क्या होता है? निबंध। तो देखिए, इसको नोटिस कर लिए होंगे आप लोग। एक से 2 दिन के अंदर में हमारा यूट्यूब पे लाइव क्लास चलने लगेगा 8 बजे। जूम एप्लीकेशन पे हम लोग बंद कर देंगे और यूट्यूब पे हम लोग लाइव क्लास करेंगे। अभी 1-2 दिन वेट करना होगा उसके लिए, क्योंकि जूम एप्लीकेशन में बहुत कम बच्चे ही जुड़ पाते हैं, उन्हें समझ नहीं आ पाता है। लेकिन यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे बच्चे देखते हैं। और कल हमने वीडियो नहीं अपलोड किया था तो कई बच्चों का मैसेज आया, फ़ोन आया था कि सर आपका वीडियो नहीं आया। तो इसलिए यूट्यूब पर हम लोग लाइव करेंगे क्लास को 8 बजे, लेकिन अभी 1-2 दिन वेट करना होगा। अभी हम लोग जूम का ही इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको निश्चित समय और टाइम बताऊंगा। फिलहाल हम लोग देखते हैं विवरणात्मक निबंध। ऐसा निबंध जिसमें विवरण का जिक्र हो, विवरण करना हो, ऐतिहासिक या अपने जीवन में देखी गई किसी घटना। अब देखिए, किसी वस्तु के ऊपर तो क्या था? वर्णनात्मक था। विवरणात्मक क्या हुआ? ऐतिहासिक। या देखी हुई घटना, ऐतिहासिक या देखी हुई घटना, यात्रा या कोई ट्रेवल का संबंध हो, पर्व त्योहार, इनके बारे में जब लिखा जाएगा तो कौन सा ये निबंध कहलाएगा? विवरणात्मक निबंध कहलाएगा, क्योंकि ऐतिहासिक, देखी हुई घटना, इनके बारे में विवरण किया जा सकता है। कोई गाय का लेख नहीं है, कोई घोड़ा पर लेख नहीं है। घोड़ा पर लेख और गाय पर लेख होगा तो वो वर्णनात्मक हो जाएगा। वर्ण, रंग के ऊपर, क्योंकि देखी हुई वस्तु है, लेकिन घटना का कोई रंग नहीं, विवरण होता है, ऐतिहासिक चीजों का विवरण होता है। जैसा अब मुझे बताइए एक बात, ताजमहल के ऊपर जो लेख होगा कौन सा होगा? ताजमहल ऐतिहासिक भी है, लेकिन अब आपको बताना है कि ताजमहल के ऊपर ए होगा या बी होगा।
ताजमहल के ऊपर जब हम लिखेंगे वर्णात्मक, वर्णनात्मक, आप लोग आपस में आवाज ना कीजिए। ताजमहल के ऊपर विवरणात्मक हिमांशु कुमार ने लिखा है। फिर से देखिए आपका हम पोस्ट। आप लोग आपस में आवाज ना कीजिए। तो यहाँ पे हिमांशु कुमार आप गलती बताए हैं। वर्णात्मक खुशी कुमार ने सही, खुशी राय सही बताई है, वर्णात्मक होगा, क्योंकि ताजमहल वस्तु है। मैंने बताया था ना कि वैसे चीज जो मानव निर्मित हो या प्रकृति निर्मित हो, ताजमहल तो मानव निर्मित है। दूसरी बात कि वह कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, वह धरोहर है, वह वस्तु है जिसे हम देख सकते हैं। उसमें वर्ण है, रंग है, वर्णात्मक रंग से संबंधित होगा, याद रखिएगा। बहुत ही टॉप क्वेश्चंस में आ सकते हैं आपके जीके में कि निम्न में से ताजमहल पर लिखी गई निबंध किसमें होगा, तो आपको फिर याद रखना होगा वहां पर। अब ऐतिहासिक और दी गई घटना का कुछ उदाहरण दीजिए, जैसा कि पर्व त्योहार भी उसमें हो सकता है। होली पर लेख विवरणात्मक होगा, क्योंकि होली की विवरण करते हैं हम लोग। यात्रा अगर होगा, जैसे मान लीजिए मेरी आगरा की यात्रा, तो उसके ऊपर जो होगा विवरणात्मक हो जाएगा। ऐतिहासिक में बहुत सारी चीजें हैं, जैसा कि राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में हो जाए। किसी घटना के ऊपर, जैसा कि संविधान का लेखन एक घटना हो गया, कंप्यूटर की खोज एक घटना हो गई, भारत का आविष्कार ये घटना हो गया, तो इनके ऊपर जो लिखा जाए। या फिर क्या टाइटेनिक एक जहाज का एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ही फेमस वर्ड है टाइटेनिक। तो टाइटेनिक की दुर्घटना, तो वह जो होगा घटना हुआ, उसके ऊपर जो लेख होगा कैसा होगा, विवरणात्मक होगा, उसमें विवरण करना होगा हमें। अब देखना है विचारात्मक, तीसरा जो हमारा है विचारात्मक। तब तक आप इसे नोटिस कीजिए। विचारात्मक निबंध का मतलब क्या हुआ, जिसमें विचार से प्रकट हो, मतलब न देखा हो न सुना हो, अपने अंदर से एक विचार आया हो, और उस प्रकार की जो लेख होगी उसे बोलेंगे विचारात्मक। कैसे, जैसे काश में प्रधानमंत्री होता, आप लोग देख सकते हैं ऐसे लेख दिए रहते हैं आपके पुस्तकों में। काश में प्रधानमंत्री होता, ये क्या देखा हुआ है क्या, नहीं, सोचा हुआ है, विचार किया हुआ है। तो इस प्रकार के जितने लेख होंगे जिनको विचार से जुड़ा हुआ हो, विचार से बना, जैसा कि राष्ट्र प्रेम कोई देखा सुना चीज नहीं है, विचार है एक। अब अगर कोई कर भी रहा है तो वो भी एक विचार है, राष्ट्र प्रेम विचार में आता है। ग्राम सुधार के ऊपर आप अपने ग्राम के बारे में लिखते हैं, आदर्श ग्राम, मैं चाहता हूं मेरा गांव ऐसा बन जाए, मेरे यहाँ का मुखिया जी बहुत अच्छे हैं। ये सब क्या है, एक विचार है। और ये विचाराधीन जितने भी होंगे सब विचारात्मक निबंध कहलाएंगे। विचारात्मक निबंध का कोई एक उदाहरण आप दीजिए, विचारात्मक निबंध का कोई एक उदाहरण आप दीजिए। माई स्कूल, बहुत अच्छा। 3 बच्चों का चैट है, मैं पढ़ता हूं। काश मैं क्रिकेटर होता, हिमांशु कुमार, और माई स्कूल, बहुत अच्छा, दोनों ही सही है। काश मैं प्रधानमंत्री होता, ये भी सोच सकते हैं आप लोग। तो चलिए, अब हम लोगों ने निबंध के बारे में समझा। अब एक निबंध का मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। उस निबंध से पहले मैं आपको कुछ बातें, संदेश कुछ देना चाहता हूं। संदेश ये हमारा,
आज सुबह जब हम उठे थे तो मुझे लगा कि हमारे बच्चे इतने दिन लॉकडाउन में रहे हैं, तो इस वजह से उनके ज्ञान में कुछ हानि हो सकती है, कुछ विचारों का कुछ हनन हो सकता है, या फिर नई प्रकार के विचारों का भी उत्तेजना, उत्सर्जन, गुणन, कई प्रकार की चीज क्रियाएं हो सकती हैं आपके साथ में। तो हमारे मन में आया कि आप सर्वसमर्थ हैं। हम इस वाक्य में बहुत सारी राजों को छुपा कर आए थे आपके लिए। आप सर्वसमर्थ है कहने का तात्पर्य मेरा ये था कि आप अगर चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। आप नहीं हो, आप वही राम हो, आप वही कृष्ण हो जो कि पूरी पृथ्वी पे अपनी पुरुषार्थ जाहिर किए थे। आप और हम में कमी क्या है कि हम लोग अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। वी हैव फर्स्ट टू नो माई सेल्फ। सबसे पहले स्वयं को पहचानिए। व्हाट आर यू? इस वर्ड में बहुत ताकत है। आई एम। जब हम आई एम बोलते हैं तो आई एम शब्द का अर्थ क्या हुआ, इसको भी समझना पड़ेगा। बहुत ही टॉप मोस्ट वर्ड है आई एम, मैं हूं। और आप सर्वसमर्थ हैं, इस बात को हमेशा अपने अंदर रखिए कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकते हैं? राम भी आप ही के जैसे थे, कृष्ण भी आप ही के जैसे थे। वो भी हम लोगों की तरह आए, हम लोगों की तरह सभी कामों किया। हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को कभी कभी हम लोग बहुत ही निठल्लू, निष्काम, यहाँ तक कि निष्प्राण मान लेते हैं। यह वर्ड को याद रखिएगा, मैंने जो बोला निष्प्राण। कभी कभी हम जीते जी ही अपने आप को निष्प्राण मानने लगते हैं, और यह हमारी सबसे बड़ी कमी है। यह अपने जीवन में से भूल जाइएगा कि आप निठल्लू हैं, आप निष्काम हैं, आप निष्प्राण हैं, क्योंकि आप सर्वसमर्थ हैं। ये हमारी राय है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी ये राय अच्छी लगी होगी, और जरूर मानिएगा, अपने आप को सर्वसमर्थ मानिए। लेकिन हाँ, भगवान मत मानिए अपने आप को। डू नॉट बी गॉड इन योर लाइफ, कभी मत मानिए। ऑलवेज बी अ लवर चाइल्ड, हमेशा एक प्रेमी बच्चा बनकर रहिए, तो जीवन का आनंद ले पाइएगा, जीवन को समझ पाइएगा। कभी आप ये मत समझिए अरे मैं बहुत बड़ा हो गया। आप बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि पृथ्वी इतनी बड़ी है कि उसके सामने हमारी औकात बिसात कुछ है ही नहीं। लेकिन हम कुछ भी नहीं है ऐसा भी नहीं, हम सर्वसमर्थ हैं। हम जितने में हैं उतने में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो करने की जरूरत है, हमेशा यह सोचने की जरूरत नहीं है हम क्या करेंगे, हम तो बहुत कुछ। ओके, ऑलराइट, अब बढ़ते हैं निबंध की ओर। तो जाहिर सी बात है, आप सब लोग जानते होंगे हम हमेशा छोटी उदाहरणों में विश्वास करते हैं। तो हम लेते हैं गाय पर उदाहरण। और आप सब लोग सोच रहे होंगे कि गाय पर लिख तो हम सब लोग लिखते हैं, मैं कुछ अलग ढंग का लिखने के लिए कोशिश कर रहा हूं। देखते हैं। सबसे पहले गाय। तो गाय शब्द पे जब हम लेख लिखेंगे तो हम किन बातों का जिक्र करेंगे? हम पहली लाइन में लिखेंगे गाय को गौ भी कहते हैं। अब गाय को गौ तो विदेशों में भी कहते हैं ना, हम क्या कहते हैं, इसको भी जिक्र करेंगे। गाय को गौ भी कहते हैं। गौ हमारी माता के समान सारी धरती पर अपने पुण्य से आशीर्वाद देते आ रही है। मतलब स्पष्ट हुआ कि ये गाय आज का बना हुआ नहीं है, युग युगांतर से है। जब कृष्ण थे उससे पहले भी थी, और आज भी गौ हमारी माता है और अपनी आशीर्वाद हमें दे रही है। अब यहाँ पे उस शब्द का जिक्र करेंगे जिसने गौ के महत्व को बढ़ाया था।
कृष्ण भगवान ने गौ को लोक पूज्य बनाया, लोक पूज्य बना दिया। अब आगे, अब ये हुई हमारी गौ शब्द की व्याख्या। हमने बताया था ना कि लेख लिखने के लिए सबसे पहला काम होगा कि हम उस शब्द की व्याख्या करेंगे। अब लिखेंगे कि गाय एक चौपाया जानवर है। अब इसके बारे में, ये तो शब्द की व्याख्या हुई, गाय शब्द की। अब गाय की व्याख्या, व्हाट इज काऊ, अब आ रहा है। और व्हाट इज द मीन्स ऑफ काऊ का मतलब ये था। अब हम लिखेंगे गाय एक चौपाया जानवर है। अनंत, आप लोग जानते हैं गाय के बारे में बहुत सारी चीजों को, या खली घास भूसा, जो जो आप लोग लिखते हैं बिल्कुल सही। फिर हम लास्ट की जो पॉइंट आएगी हमारी, ये बीच वाला था हमारा तीसरा, लास्ट का पॉइंट आएगा, तो हम लोग इसमें क्या नोटिस करेंगे, अब फिर इसका उपयोग और महत्व, उपयोग और महत्व। इस प्रकार से किसी भी जीव के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर हम लोग लेख को तब्दील कर सकते हैं। तो अब आप लोग समझे होंगे, हमने गाय शब्द का उदाहरण सुना था, बहुत ही सिंपल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने कॉपी के ऊपर गाय शब्द का लेख लिखिए, और जिनके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। नहीं तो आप लोग छुट्टी के बाद जब हम लोग मुलाकात होगी उस समय नोट दिखाया जाएगा। तो आज की क्लास समाप्त होती है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि उम्मीद करते हैं बहुत ही जल्द हम लोग यूट्यूब पे लाइव क्लास करेंगे। ये जूम एप्लीकेशन पे थोड़ी समस्या आ रही है, बहुत कम बच्चे ही जुड़ पाते हैं। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे बच्चे देखते हैं वीडियो को। तो चलिए अब आज की क्लास समाप्त करते हैं। आज की क्लास के लिए सभी को थैंक्स, शुक्रिया।